नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है। आपको साथ में फ्रेम जो है उसमें कार्तिकेय बत्रा दिख रहे होंगे। कार्तिकेय बत्रा के यहाँ इस समय रात के 3:30 बज रहे हैं। मेरे यहाँ इस समय घड़ी में दोपहर के 1 बज रहे हैं। इसका मतलब कार्तिकेय बहुत दूर बैठे हुए हैं। और और कहाँ, अमेरिका में बैठे हुए हैं ना यार? जी, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं। वहीं पे पहले कुछ दिनों तक ट्रंप रहते थे, अब जो बाइडेन रहते हैं, कमला हैरिस रहती हैं। मतलब आप समझ लीजिए अमेरिका के नई दिल्ली में बैठे हुए हैं वो। और हम का एक्चुअली अमेरिका के गुड़गांव में बैठे हैं, तो अमेरिका के गुड़गांव जस्ट में बैठे हुए हैं। डीसी से बाहर जस्ट। अच्छा, डीसी के जस्ट बाहर बैठे हुए हाँ जी। हैं। तो गुड़गांव कहाँ है? गाजियाबाद भी तो हो सकता है। चलिए ठीक है, गाजियाबाद, गुड़गांव जो आपकी श्रद्धा हो उसको लगा लीजिए। जी। कार्तिकेय यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से पीएचडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। ललन टॉप को बहुत लंबे समय से फॉलो करते रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते लिखते रहे हैं। चुनाव पर ललन टॉप की जो टीमें गई हुई हैं, आप लोग रिपोर्ट्स वगैरह देख ही रहे होंगे। लेकिन चुनाव का एक बड़ा पक्ष जो होता है वो आंकड़ों में बसता है आके। वो आंकड़े जिसको पोल एनालिस्ट जो होते हैं, जिनको हम छोटी भाषा में और चलताऊ भाषा में पोलस्टर कहते हैं। पोल एनालिस्ट जो होते हैं उन्हीं आंकड़ों को पकड़ के देखते हैं। ओपिनियन पोल होता है, एक होता है एग्जिट पोल होता है। इन सब के बीच बहुत सारे डेटा को चर्न किया जाता है। मतलब उसको कैसे, चर्निंग को हिंदी में तो समझ में नहीं आया आपको। खंगाल खंगाल ना। खंगाला जाता है, हाँ। उसको मतलब उसकी तफ्तीश की जाती है अच्छे से और बताया जाता है कि साहब ये इक्वेशन जो है, इस आंकड़े से ये इक्वेशन कहाँ बैठेगा। तो आने वाले कुछ दिनों में कार्तिकेय और मैं, हम लोग मिलकर कुछ डेटा को देखेंगे। कार्तिकेय ने बहुत मेहनत से जुटाया है और इस मीटिंग के लिए मैंने उनको 2 घंटे इंतजार भी करवाया है तमाम काम धाम के लिए। आ, तो आज हम असम पे बात करेंगे। कार्तिकेय क्या क्या है मैं शुरू कार्तिकेय? करने से पहले सिद्धांत में एक बात बोलना चाहूंगा। जरूर जरूर बताएं। आपका जो शो है खर्चा पानी और आपका जो शो है अर्थात, अच्छा। वो भी मैं फॉलो करता हूँ। और थैंक मुझे यू। आपको इस बात के लिए दाद देनी पड़ेगी कि आर्थिक मुद्दों का इतना अच्छा सरलीकरण करके जो आप प्रस्तुत करते हैं, आप और अंशुमान जी, हमारे देश में उस वक्तव्य की बहुत जरूरत है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से। पहली बार तो खैर नहीं, दूसरी बार मैं ललन टॉप पे एक वीडियो बना रहा हूं, तो पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, तो आपको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि मैं भी अपना काफी सारा ज्ञान, क्योंकि देखिए हम रिसर्च करते हैं, हम मोटे मोटे मुद्दे पकड़ते हैं, पर जो बारीकियां आप रोज हमें बताते हैं वो मैं भी आपके थ्रू काफी सारी अपनी न्यूज प्राप्त करता हूं। तो थैंक यू सो मच थैंक एंड यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच कार्तिकेय। तो पहले आज इस जैसे हम जूम पर बातचीत कर रहे हैं, तो इस जूम में कार्तिकेय कई मौकों पर अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और कई सारे आंकड़े, कई सारे रंग बिरंगे ग्राफ और मैप उनके सामने हैं, तो वो जो लेकर आएंगे। और कार्तिकेय 100 शब्दों में बता दीजिए कि मोटा माटी हम क्या देखने वाले हैं आज। सिद्धांत जी, पहली बार डिस्क्लेमर, हम फील्ड पे नहीं गए हैं। ये एक ओपिनियन पोल या कोई सर्वे डेटा नहीं है। हम आज 2016 का जो असम का विधानसभा चुनाव हुआ था और जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके वोटिंग पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे आज के संदर्भ में। हम्म। तो ये मेरे ख्याल 100 शब्दों से भी कम है। यानी आप और 2016 में जो वोटिंग हुई थी, 2019 में वोटिंग हुई थी, जी, उनको आप मिला जुला के 2021 के परिप्रेक्ष्य में रखेंगे। एग्जैक्टली और 2019 में हम डेटा जो देखेंगे वो लोकसभा सीटों का नहीं है, वो हम विधानसभा सेगमेंट्स का ही देखेंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन डेटा रिलीज करता है, ये आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि हम लोकसभा चुनाव के दौरान जो डेटा देखते हैं वो हम लोकसभा की सीटों की जीत का या वोट शेयर देखते हैं। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन हर लोकसभा सीट के अंदर आने वाली विधानसभा सीट का भी वोटिंग डेटा देता है हम। जी। तो हम वो भी इस्तेमाल करें, तो वो ही बट इस्तेमाल करेंगे 19 के लिए। बढ़िया। तो एक तो ये ब्रीफ हो गया हमारे पास कि हम कार्तिकेय से क्या बात करेंगे। कार्तिकेय, सबसे बड़े मुद्दे असम के चुनाव के हिसाब से बात करें तो किन किन मुद्दों पर ये चुनाव निर्भर करता है, आपको क्या लगता है? और मतलब आपने आंकड़ों के हिसाब से बताएं कि आपके पास कौन कौन से आंकड़े हैं और उन कौन कौन से मुद्दों के आस इर्द गिर्द वो आंकड़े जाकर बसते हैं और उनसे तस्वीर क्या होगी, इस पर भी फिर बात करेंगे। सिद्धांत जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो न्यूज में एटलीस्ट आ रहा है, देखिए वही बात है, हम फील्ड पे नहीं गए हैं, इसके लिए शायद आपकी जो टीम्स रिपोर्ट करेंगी वो बेहतर समझ में आएगा कि रोजमर्रा के कौन से मुद्दे हैं, कि डेवलपमेंट के कौन से मुद्दे हैं। कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली का प्रॉब्लम है, कहीं सड़क नहीं बन रही है, लोकल एंटी इनकम्बेंसी है। उसके बारे में मैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं बोल सकता, पर हाँ,
जो एक सेंट्रल, एक जो ग्रैंड नैरेटिव नजर आता है, वो असमीज अस्मिता को लेकर है। कि देखिए, असम एक ऐसा राज्य है, हम जब बिहार की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो हम जातीय राजनीति की बात करते हैं। कुछ राज्यों में अ, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही, गुजरात में ही, मध्य प्रदेश में ही धर्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। असम एक ऐसा राज्य है जहां एथनिसिटी, अब इसका मैंने हिंदी अनुवाद देखा तो था, एथनिसिटी को मेरे ख्याल से संजातीयता बोलते हैं, या मैं एथनिसिटी ही बोलूंगा, वो ट्रांसलेशन में आप पर छोड़ दूंगा। जो सामुदायिक एथनिक पहचान कह लीजिए उसको। सामुदायिक पहचान, तो एक जो एथनिसिटी का क्वेश्चन है, असमीज वर्सेस बंगाली, वो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब उसमें हिंदू मुस्लिम भी घुस गया है। जितना सुनने में ये अच्छा नहीं लगता, पर सच्चाई जमीन की ये है। और जो सीए एनआरसी जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1.5-2 वर्षों में, तो एनआरसी का जो ओरिजिनल आइडिया, वो असम से ही आता है। जी जी जी। कि जो मुद्दा है वो ये है कि आजादी के बाद और 1971 के बाद बहुत सारे बंगाली बोलने वाले लोग बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से असम में आए, और असमीज जो एथनिसिटी के लोग हैं, जो असमीज बोलते हैं, जो असम की नेटिव भाषा बोलते हैं, उनको ये लगता है कि उनकी वजह से एक तो उनकी डेमोग्राफी, जो वहां की जो जनसंख्या का एक बैलेंस है, वो बिगड़ गया है, और दूसरा कि वो वहां पर आके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो शायद उनको पसंद नहीं है। तो कल्चरल डाइल्यूशन जिसे कहते हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो अलायंसेस भी बने हैं, अभी हम आगे बात करेंगे, ये भी कहीं कहीं उन्हीं लाइंस पर बने हैं इस बार, स्पेशली जो कांग्रेस ने अलायंस जो बनाया है। अलायंसेस पे आते हैं, उसके पहले हम देखना चाहेंगे कि असम के कौन कौन से भाग हैं हमारे सामने, जी जिस पर हम बातचीत को बांटेंगे, जिस पर हम बातचीत को फोकस करेंगे। जी कार्तिकेय। जी, तो मैं उसके लिए जरा अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं। तो असम का मैप आपके सामने है सिद्धांत जी। जो आप ये गुलाबी हिस्सा देख रहे हैं, इसे तो देखिए, अब वैसे तो ये डिविजन्स भी इन्हीं नामों से हैं, पर थोड़ा बहुत ज्योग्राफिक डेफिनेशन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक बोलने को बोल देते हैं इलाका, जैसे बुंदेलखंड बोल देते हैं, पर डिवीजन अलग अलग डिवीजन हो सकता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। जो गुलाबी इलाका है, इसको हम बोलेंगे लोअर असम, जो एकदम बाएं तरफ का इलाका है। एकदम बाएं तरफ पे। हम्म। नीले वाले हिस्से को बोलेंगे नॉर्थ असम, पीले वाले को बोलेंगे सेंट्रल असम, लाल वाले को बोलेंगे बैरक वैली या बराक वैली, और हरे वाले हिस्से को बोलेंगे अपर असम। हम्म। अब जो एक 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 सेकंड में सबके बारे में एक लाइन बोल देता हूं। जो गुलाबी वाला हिस्सा है, ये माइनॉरिटी का यहाँ पर काफी अच्छा दबदबा है। बहुल है, और मतलब माइनॉरिटी बहुल है, अल्पसंख्यक बहुल हाँ है। जी, हाँ, काफी सारे जिले ऐसे हैं। और यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग ज्यादा नहीं है, पर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर काफी ज्यादा बंगाली स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। तो फिर अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, हमारी पूरी चर्चा में दो दो तरह की आइडेंटिटीज आएंगी, एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी धर्म के अनुसार, और एक बंगाली स्पीकिंग और असमीज स्पीकिंग। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम आज के जमाने में भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर जो सच्चाई है ग्राउंड की, उसकी तरफ हम अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकते। तो ये एनालिसिस हम एक बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, हम उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, पर हम ये बता रहे हैं कि ये ऐसा है। जो नीला हिस्सा है, ये नॉर्दर्न असम है। जब पीले हिस्से में काफी सारे जिलों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दबदबा है, और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर माइनॉरिटीज का दबदबा है। जो नीला वाला और जो हरा वाला हिस्सा है, यहां पर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है डेमोग्राफी में। नीले वाले हिस्से में कुछ ऐसे एक एक जिला है जहां पर बहुत बंगाली स्पीकिंग और मुस्लिम्स का वहां पर दबदबा है। लेकिन जो ग्रीन वाला हिस्सा है, अपर असम, यहां पर जो असमीज आइडेंटिटी है, उसको लेकर बहुत, एक तरीके से माना जाए तो वहां पर बहुत उस पर फोकस है। जो लाल वाला हिस्सा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपको एक चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है, ये लाल वाला हिस्सा बांग्लादेश को बॉर्डर कर रहा है सीधा सीधा। जो गुलाबी हिस्सा है, उसकी जो एक चोंच नीचे निकली हुई है, वो भी बॉर्डर कर रहा है बांग्लादेश को। लेकिन ये लाल वाला हिस्सा काफी जगहों से बॉर्डर कर रहा है। ये बंगाली स्पीकिंग पूरा डोमिनेटेड एरिया है, 3 जिले आते हैं यहाँ पे।
कचार, करीमगंज और हालाकांडी। हम्म, और इस इलाके में जो डोमिनेंस है वो बंगाली स्पीकिंग है, और 2 जिलों में माइनॉरिटी डोमिनेंस भी है। तो ये एक मोटा मोटा ज्योग्राफिकल या डेमोग्राफिक भूगोल है असम का। अब जैसे आप बिहारी असमीज आइडेंटिटी की बात बता रहे हैं, तो एक आध दशक पूर्व कई सारे इलाकों से खबरें आई थी असम के जहाँ पे असमियों और नॉन असमिया या पूर्व नॉर्थ इंडिया से के दूसरे इलाकों से आने वाले लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। हिंसा की खबरें आ रही थी, जिसमें मूलतः खबरें आई कि बिहारी ज्यादा थे, बिहार के लोग ज्यादा थे, असमिया बनाम बिहारी टाइप की हेडलाइंस चल रही थी टीवी चैनलों पे, अखबारों में। अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब हमने ये तो देख लिया भाई असम कैसा है, इस पूरी बातचीत में असम कैसा रहने वाला है। साल 2016 और साल 2019 इन चुनावों में हुआ क्या था, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। जी, तो जल्दी से देख लेते हैं 16 और 19 में क्या हुआ था। 16 में अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सिद्धांत जी, जी देख रहा हूं। बाईं तरफ 16 के रिजल्ट्स का मैप है और दाईं तरफ अलायंसेस का वोट शेयर है। आप बाईं तरफ देख सकते हैं, एक स्वीप था असम में एनडीए के लिए। इस समय एनडीए में ये 3 जो पार्टीज थी। आप जो नारंगी रंग दिखा रहे हैं वो जी, एनडीए के कलर है। ये एनडीए, और नीचे नीचे मेंशन भी किया हुआ है, थोड़ा बारीक है, शायद दिख नहीं रहा हाँ होगा इसलिए। हाँ, रेड कलर आपका एआईयूडीएफ को दे रहे हैं, आप नहीं, यूपीए हरा को। हरा हर अच्छा, आप ग्राफ की बात कर रहे हैं, मैं मैप की बात कर रहा हूं। पहले मैप की बात हाँ करते हैं। ओके मैप ओके। में नारंगी रंग एनडीए है, हरा रंग एआईयूडीएफ है, हम्म नीला रंग यूपीए, उसमें उस समय प्राइमरीली कांग्रेस थी, और अदर्स को हम पीला रंग दे रहे हैं, एक सीट जो आप अपर असम में देख रहे हैं। हम्म। एक स्वीप था, एक तरीके से देखा जाए। हाँ, क्लियर मेजोरिटी थी। 126 में से 86 सीटें एनडीए जीती थी, हम्म और उसमें से 60 सीटें भाजपा की थी। हम्म इंटरेस्टिंग बात यह है सिद्धांत जी, मैंने इसमें दिखाया नहीं है, अगर आप 2011 का मैप देखें, जब तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे और तीसरी बार वो सत्ता में आए थे, आपको ऐसा ही मैप दिखेगा, लेकिन वो बीजेपी की जगह कांग्रेस का था। तो उस अच्छा। समय तीसरी बार लगभग 80 सीटें, 126 कुल संख्या है हाउस की, 126 में से लगभग 80 सीटें कोई मुख्यमंत्री अगर अपने तीसरे चुनाव में लेकर आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हम जो दिखा रहे, अच्छा, अब इसमें 2 चीजें आप देख रहे हैं। हम्म कांग्रेस का और एआईयूडीएफ का दबदबा, आप मोटा मोटी अगर मैं बोलूं, लोअर असम जो हमारा गुलाबी इलाका था वहां पे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे बराक वैली में देख पा रहे हैं, और थोड़ा सा ऊपर ये जो आप नीली पट्टी देख रहे हैं ईस्टर्न साइड पे, हम्म। जो पूर्वी दिशा में, ये गौरव गोगोई का इलाका है। ओके। गौरव गोगोई जो तरुण गोगोई जी के पुत्र हैं, पुत्र हैं, तो हाँ। उनकी जो कालियाबोर सीट है वो इसी इलाके में आती है। अच्छा। सुष्मिता देव एक और बहुत ही फेमस कांग्रेस जी का नाम है, जी वो जी। बराक वैली से आती हैं। तो एआईयूडीएफ और कांग्रेस के एक तरीके से जो मेन पॉकेट्स इस इलेक्शन में निकले, वो थे लोअर असम और बराक वैली। फिर वही बात, इस पे कांग्रेस ने इस बार अपर असम में मुंह की खाई। अपर असम, जो जहां पे ये टी प्लांटेशन जिसे हम कहते हैं, जो टी गार्डन वर्कर्स, ये सब अपर असम में आता है। जी। तो यहां पर आप देखें बीजेपी की स्वीप है। हम्म एक और मुद्दा है लोअर असम में, जो जो गुलाबी एरिया था, मैं एक बार पीछे फिर जाता हूं, ये जो गुलाबी एरिया देख रहे हैं आप लोअर असम में, हम्म इसका जो नॉर्दर्न पट्टी है और जो नीला वाला है, उसकी भी जो थोड़ी सी नॉर्दर्न पट्टी है, ये बोडोलैंड वाले एरियाज है, यहां बोडोज का दबदबा है। तो 2016 में 3 पार्टीज का अलायंस था एनडीए, हम्म बीजेपी, असम गण परिषद और हम्म बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, बीओपीएफ। बीओपीएफ ने स्वीप किया था बोडोलैंड एरिया, और एजीपी और बीजेपी ने बाकी असम में अपनी अच्छे से कैप्चर की थी सीट्स। हम्म वोट शेयर के हिसाब से 42% एनडीए के पास गया था, 31% कांग्रेस या यूपीए मान ले, भाई जैसे मैं कहूं उसमें मोटा मोटी कांग्रेस ही थी, 27% वोट एआईयूडीएफ और बाकी पार्टी के बीच में बट गया था। हम्म। और आगे आपको हम दिखाएंगे कि ये जो एआईयूडीएफ का वोट है और ये जो कांग्रेस का वोट है, इसने आपस में अपना बहुत नुकसान किया था। तो अब आपने मुझसे जो 16 का मैंने आपको बता दिया, जी। 19 में ये हुआ। 19 में मोटा मोटी स्थिति वही थी,
इनफैक्ट एग्जैक्टली कांग्रेस की 26 सीटें 16 में आई थी और 19 में वो 26 असेंबली सेगमेंट्स, इसमें हम जीत नहीं बोलते जी। क्योंकि जीतते लोकसभा सीट है, उसके अंदर हम असेंबली सेगमेंट को लीड बोलते हैं। हम्म, तो कांग्रेस की 26 लीड्स थी। आप फिर देखिए कहां से आ रही हैं कांग्रेस की लीड्स, लोअर असम से आ रही हैं और बराक वैली से आ रही हैं। बाराक वैली से आ रही है। और ऊपर जो अपर असम का एरिया है, थोड़ा सा वो गौरव गोगोई का एरिया अगर छोड़ दे तो एकदम सब नारंगी है। हम्म, लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जो एआईयूडीएफ और अदर्स का वोट शेयर इसमें बहुत कम हो गया। जो हम्म, 13% था वो एआईयूडीएफ 8% पे आ गया और जो 14% बाकियों का था वो 9% हो गया। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है सिद्धांत जी, हम्म, हालांकि कांग्रेस की सीटें बढ़ी नहीं, हम्म, 26 से 26 ही रही, लेकिन उनका वोट शेयर 31 से बढ़कर 35-36 पे चला गया। हम्म, और भाजपा ने भी एक्चुअली अपना वोट शेयर बढ़ाया। तो ये देखिए, एक नेशनल इलेक्शन में हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जो नेशनल राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो ज्यादा अच्छा कर, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय होते हैं। और उससे अपेक्षित और भी यही होता है। जी बिल्कुल, तो इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, बट एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है, अगर आप मतलब अगर आप दोनों को कंपेयर करें। हम्म। तो अब आपको मैंने बता दिया कि 16 और 19 में क्या हुआ था। अब यहाँ पे यही सवाल आता है, यही वो वही बात आती है जो कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कल जी ही मैं एक प्रोफाइल पे कुछ शूट वूट कर रहा था, एक प्रोफाइल शूट कर रहा था, तो उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि किसी पॉलिटिशियन को यूपी में पार्टी से निकाल दिया गया था। ये कहा गया कि भाई साहब ये क्रिमिनल हैं, फिर ये कहा गया कि क्रिमिनल के चार्जेस प्रूव नहीं हुए तो पार्टी में वापस ले लिया गया। और एक समय बिहार में नहीं पता था कि नीतीश और लालू साथ में लड़के चुनाव लड़ेंगे, और बिहार के डीएनए पे सवाल उठाने की बात करके बहुत सारा प्रचार करने वाले नीतीश कुमार फिर से नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ जाकर मिले। तो जी यानी राजनीतिक गठजोड़, गठबंधन टूटते बनते रहते हैं। रहते ये हैं जी। असम में भी ऐसा हो रहा है। पहले तो अब बीजेपी के साथ असम गण परिषद था, बोडोलैंड फ्रंट था, एआईयूडीएफ और कांग्रेस अकेले अकेले थे। अभी इस बार विधानसभा चुनाव में सीन थोड़ा बदला है। क्या सीन बदला है ये कार्तिक के? काफी बदला है सीन, आप शायद जानते हैं, आप ही बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ये आप। भाजपा और एजीपी अभी भी साथ में है, भाजपा और असम गण परिषद। लेकिन बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट अब कांग्रेस के साथ जुड़ गया है और एआईयूडीएफ और कांग्रेस का अलायंस हो गया है। हम्म, सिद्धांत जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म, आगे आप मुझसे पूछेंगे जो सवाल, तो शायद उसमें भी ये झलकेगा। हम्म, तरुण गोगोई जब 2011 में चुनाव लड़ रहे थे तो वो एआईयूडीएफ को कहते थे, कौन एआईयूडीएफ? हम्म, क्योंकि वो जानते थे कि एआईयूडीएफ को हाथ लगाने से कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। एआईयूडीएफ एक जो उनकी जो एक लोगों की धारणा है, वो बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटी पार्टी के हिसाब से। हम्म, तो एक तरह के से कांग्रेस ने उनको अलायंस में लाकर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी उनकी बढ़ा दी है। हम्म। इसके पीछे ये गणित अभी हम शायद 2 मिनट में देखेंगे। हाँ लेकिन मैं चाह मैं हाँ मैं चाह बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और भी इंटरेस्टिंग है, हम्म, क्योंकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ना केवल 16 में पर 19 में भी भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ा था। हम्म, लेकिन अभी पिछले साल अंत में बोडोलैंड का अपना एक ऑटोनोमस काउंसिल है, तो उसके जब चुनाव हुए तो भाजपा ने और पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर वो चुनाव जीत लिया हम्म, और बीओपीएफ को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया। हम्म। तो शायद ये तो जिसे कहते हैं एक मोह भंग वाली बात है। तो हाँ, बीओपीएफ आके जुड़ गया है अब यूपीए के साथ। अब मान लीजिए यही सवाल है मेरा, और आपसे जो बातचीत भी हुई थी, आ, मान लीजिए अब बोडोलैंड फ्रंट जो है बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए में शामिल है नहीं, और भाई बीजेपी और असम गण गण परिषद अकेले हैं, और इधर बीओपीएफ, आपका एआईयूडीएफ और कांग्रेस साथ में है। जी अब यही सिनारियो पूरा, यही पूरा बीजगणित जो है, ये पूरा जो इस बीजगणित को उठा के आप 2016 में पटक दीजिए, जी। तो 2016 में पटकने के बाद क्या रिजल्ट दिख सकता था, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। ग्राफ से पहले एक बात बता देता हूँ। एकदम बताएं। बीओपीएफ की लगभग 1 दर्जन सीटें थी, वो तो उसको अगर साइड भी कर दी, हम्म, कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने तकरीबन तकरीबन 17-18 सीट्स में अपना नुकसान किया। हम्म, 17-18 सीट्स, आप समझ सकते हैं उस समय कांग्रेस और एआईयूडीएफ की मिलाकर 39 सीटें आई थी। हम्म, अगर इसमें आप 17-18 और जोड़ दे, आप 57 के करीब पहुंच जाते हैं। 63 64 64 सीटें आपको चाहिए हम्म, उस हाउस में।
तो हालांकि सरकार फिर भी शायद एनडीए की बनती, लेकिन एक एनडीए जो 126 में 86 सीटें लाके बैठा है और एक एनडीए जो 126 में 67-68 सीटें लाके बैठा है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। और फिर अनस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है जब आप बहुमत जी, के आसपास को, बहुमत आपका 63 सीटों पर ही है और आप 66 करेक्ट, सीटें लेकर बैठे हुए हैं, तो करेक्ट। एक काफी अनस्टेबल और काफी डरी सी सरकार होती। लेकिन सिद्धांत जी, अभी जो मैं ग्राफ दिखाने वाला हूं ना, उसमें एक कैवियट है, उसमें एक डिस्क्लेमर ये है, हम जो बात कर रहे हैं वो अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, हाँ, जाहिर सी लेकिन बात एक है। केमिस्ट्री भी होती है। और आप अभी, हम जब आगे और सवाल जवाब करेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो जितना अच्छा नीट दिख रहा है कांग्रेस के लिए, शायद वैसा ग्राउंड पे प्ले आउट अभी ना करे। तो चलो पहले देखते हैं कि ये जो पूरा इतना हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है किस बारे में। 2016 में ये अलायंसेस होते जो आज बन गए हैं, हम्म। तो पहले तो देखिए वोट शेयर में कितना अंतर आता। कांग्रेस क्योंकि देख के तो अब बड़ा जो, खुश हो गई थी, ये हो गई थी, ये वाला ग्राफ देखकर। किसकी? कांग्रेस तो ये वाला ग्राफ देखकर बहुत जी, खुश हो जाती। तो एआईयूडीएफ तो बाएं ग्राफ से उड़ जाएगा क्योंकि अब वो यूपीए में आ जाएगा। हम्म। बोडोलैंड का जो वोट था, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का वोट, वो नारंगी से अब नीले में आ जाएगा। हम्म। तो एक्चुअली हम देखेंगे क्या कि जो यूपीए है उसका वोट शेयर एनडीए से 11 परसेंट पॉइंट ऊपर हो जाता है। हम्म। अब आप समझ सकते हैं सीटों में इसका कितना असर पड़ेगा। तो हम्म। अगली स्लाइड में अब हम देखेंगे कि अगर ये कोलिशन अरे बाप 16 रे। में होते, हम्म। तो आज के कोलिशंस के अनुसार 16 में अगर वोटिंग होती, हम्म। तो कांग्रेस, एआईयूडीएफ और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की सरकार बन गई। हम्म। अगर आज वाली कंडीशन पे उस 2016 में और चुनाव हुए होते लगभग, तो। अगर मेरा आंकड़ा मुझे ठीक याद है, तो 69 सीटें लगभग उनको आ रही। लोअर असम में स्वीप है सिद्धांत जी। लोअर सन में स्वीप है। मतलब ये काफी, इसमें ध्रुवीकरण देख रहे हैं आप कि भाजपा ने अपर असम में इतना अच्छा किया कि और इस थो, अलायंस के थो, बाद, और कि बराक इस वैली में भी बांट लिया है उसने कांग्रेस के साथ। हाँ, बराक वैली में भी बांट लिया है कांग्रेस ने। अच्छा, मतलब सीटें तो जो 18 सीटों का नुकसान था उनमें एआईयूडीएफ की वजह से कांग्रेस, या कांग्रेस की वजह से एआईयूडीएफ को, दोनों एक कॉम्बिनेशन को, उनमें से 9 सीटें बराक वैली और सेंट्रल असम से ही हैं। हम्म। और बाकी जो 9 है वो तितर बितर 3 बाकी इलाकों से हैं। हम्म। तो आप ये देखिए कि कितना ध्रुवीकरण है इस समय, कि अभी हम जो देख रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपर असम में कैंपेन कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि बैटल फील्ड अब जो बन गया है वो अपर असम है। अच्छा, उनको पता है कि वो ऊपर ही, वो नीचे का कि तो हिसाब ज्यादा तगड़ा नीचे का है। हिसाब कंट्रोल में लग रहा है, लेकिन अभी उनको इसमें भी रिस्क उनको होगा। उनको हाँ। इसमें भी रिस्क है, हम्म। जो अभी हम जैसे चर्चा करेंगे, कि क्योंकि अब देखिए इसमें क्या होगा। अच्छा, पहले इसके आगे हम 19 का भी देख लेते हैं एक बार, हाँ फिर हाँ, हम, एकदम। हाँ, 19 में अगर ये अलायंसेज होते, तो हम्म। देखिए अब इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रीजनल पार्टीज हैं दो, एआईयूडीएफ और बीपीएफ, बॉर्डरलैंड पीपल फ्रंट। तो अगर वो ऐड भी कर देते हैं 8% वोट एआईयूडीएफ का और 2% वोट बॉर्डरलैंड पीपल्स फ्रंट का यूपीए में, तो इनका वोट शेयर तकरीबन तकरीबन सेम हो जाता है। हम्म। लेकिन सीटों में इतना इजाफा नहीं होता। हम्म। इस मैप के अनुसार 2021 में के कोalition अगर 19 के लोकसभा चुनाव में होते, तो असेंबली सेगमेंट्स के अनुसार अभी भी भाजपा की ही सरकार होती। वो लोग आपस में मिलके 49-50 सीटें ही पहुंचते हाँ, यूपीए मतलब में। वो थोड़ी ही विधानसभाओं में बढ़त बना सकते थे। हाँ, वोट शेयर काफी अच्छा हो गया, लेकिन भाजपा का भी वोट शेयर बढ़ा असल में उस चुनाव में। और ऐसे जैसा कि हमने कहा कि नेशनल इलेक्शन था, एक मोदी जी का फेस है, तो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि रीजनल पार्टीज का। इस चुनाव में असल में एआईयूडीएफ को केवल एक सीट मिली थी, वो लोअर असम इलाके में अजमल साहब की खुद की सीट थी। हाँ हाँ। तो वो आप देख भी सकते हैं 19 में जो चोंच, हरी वाली चोंच दिख रही है, जी। वहां पर अजमल साहब ने अच्छा परफॉर्म किया था, अपनी सीट वो निकाल गए थे। हम्म। 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 हाँ, तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये गणित सुनने में बहुत मनमोहक है कांग्रेस के लिए। अगर आप कांग्रेस के फैन हैं तो अभी तक आप काफी खुश हो चुके होंगे। हाँ, कांग्रेस बहुत खुश हो चुकी होगी, हाँ, और भाजपा को, भाजपा समर्थकों को ये लग रहा होगा कि साहब अब अपर आसाम में कांग्रेस को रोकना है। या भाजपा वालों को लग रहा होगा कि हम कोई एजेंडा एजेंडा चला रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं, मैं मजाक ऐसा कर तो रहा कुछ है भी नहीं। हूँ। नहीं, एग्जैक्टली, तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो अब, मेरा सवाल भी यही था कि गणित जी, जो है ना, चुनाव जी, में गणित 2+2 4 नहीं होता है। करेक्ट। मुझे फिर से यहाँ पे बिहार चुनाव 2015 का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि मैं 2015 में भी बिहार में ग्राउंड पे गया था,
और उस समय यही था कि मैं बाइक उठाकर किसी दोस्त की मदद से सरकार वो सवारी गाड़ियां होती हैं उसमें बैठ के मैंने ट्रेवल किया था, इधर-उधर लोगों से बात करता था। नीतीश के फैन थे और जो लालू के फैन थे उस समय नीतीश के फैन थे लालू के फैन लालू के साथ जाने से नाखुश थे। उन्होंने बोला कि हम नीतीश को वोट नहीं करेंगे। कई लोगों ने बोला कि नीतीश के फैन है लेकिन लालू के साथ जाके गलती की है। अलायंसेस ऐसे टर्न आउट होते नहीं है। क्योंकि 2+2 फ्लो 4 होता नहीं है वहाँ पे। वहाँ करेक्ट। पे वहाँ पे जो पूरा रसायन विज्ञान होता है उसका, केमिस्ट्री जो पूरी है, वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर और होती है। 17 में सिद्धांत जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में आ गए थे। 7 सीटें और 58 सीटें। हाँ, हम डूबेंगे सनम तुमको भी लो अच्छा, डूबेंगे वाला उससे हो भी गया बड़ा था। उदाहरण 2019 के चुनाव में जो महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बना था, उससे बहुत उम्मीदें थी। एकदम मतलब आरएलडी, बीएसपी और एसपी और साथ में आए एसपी। थे। एसपी साथ में आए थे और मुरादाबाद मंडल की 6 या 7 लोकसभा सीटों को बसपा ने हथिया लिया था। बसपा के हाथ चली गई थी। सपा के हाथ में सीटें ही नहीं आई थी कहा गया। सपा 5 और 10 जितना हाँ, मुझे याद है। हाँ, 5 मतलब और 10 कि बदायूं ऐसा लग। हाँ, बदायूं जैसी सॉरी। एकदम हाई प्रोफाइल सीट जिस धर्मेंद्र यादव की सपा परिवार की सीट थी, वो सीट भी चूक गई थी महागठबंधन के हाथ से। तो सुनने में कितना अच्छा गठबंधन था वो भी उस समय, हम्म, कि एक इतना बड़ा ओबीसी तबका और इतना बड़ा एक जाटव तबका अगर साथ में आ जाता है, तो ट्रांसफरेबिलिटी भी अच्छी है इनकी वोट्स की आपस में, साथ में जो एम बाय कॉम्बिनेशन है एसपी का, पर वो नहीं पैन आउट हुआ। तो मैं यही बोल रहा हूं, अभी आपने एग्जैक्टली जो जिक्र किया कि एक केमिस्ट्री भी होती है। अब इसमें केमिस्ट्री क्या है कि देखिए, कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ इस शायद लालच में आई है कि लोअर असम और बराक वैली में, ज्यादातर लोअर असम में, बराक वैली में जहां तक मेरे को लग रहा है रिजल्ट्स इवन इवन होंगे। हम्म, मैंने जो प्रोफाइल किया इनकी सीट्स को देखा कि वोट शेयर किसका कितना था पहले, तो मेरे हिसाब से बराक वैली में कुल जहां तक मेरे को याद है 15 सीटें हैं जी। 15 सीटें हैं और मेरा जो अनुमान है ये सीटें बटेंगी हम्म, इक्वल इक्वल यूपीए और बीजेपी के बीच। हम्म, लेकिन लोअर असम में शायद कांग्रेस को ये लगा कि यहां तो कम से कम अपना गढ़ बचाया जाए। हम्म, अगर ये इलाका ये लोग स्वीप कर लेते हैं हम्म, तो इसके बाद चुनाव बनता है। हम्म, लेकिन अब इससे होगा क्या हम्म, कि आपने शायद एक इलाका तो सिक्योर कर लिया, हम्म, पर ऐसा दो तीन चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि हम पॉपुलेशन हम देखते हैं जिले के हिसाब से, क्योंकि 2011 के आंकड़े हैं हमारे पास सेंसस के। लेकिन असेंबली सेगमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर कुछ असेंबली सेगमेंट्स में बहुत माइनॉरिटी वोट हो, कुछ में बहुत मेजॉरिटी वोट हो, तो वो असेंबली उस जिले की कॉम्पोजिशन को शायद रिफ्लेक्ट ना करे। हम्म, तो काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकती है ऐसी असेंबली सीट्स में जहां हम्म, पे आसपास हैं। लेकिन लोअर असम में इसके चांसेस कम है। लोअर असम शायद ये लोग अच्छा करेंगे और मतलब इनको अच्छा करना पड़ेगा। हम्म, लेकिन जो चुनाव, अच्छा दूसरी बात, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट कितना डिलीवर कर पाती है, ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि आपको मैंने कहा कि वहां बीजेपी ने बोडोलैंड काउंसिल में अपना रूल जमा लिया है। उन्होंने वहां पे और पार्टीज को भी प्रॉप अप कर दिया है। तो हम्म, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट कितनी सीटें निकाल पाता है? दर्जन लगभग सीटें हैं। हम्म, दूसरी ज्यादा जरूरी बात सिद्धांत जी ये है कि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट कितना रिलायबल पार्टनर रहता है यूपीए हम्म, के लिए चुनाव के बाद। हम्म, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जी, आजकल जी, चुनाव के जी, बाद ही गेम बनता है, तो देखिए कांग्रेस और एआईयूडीएफ के लिए बीजेपी के साथ जाना तो मतलब इम्पॉसिबिलिटी है एक तरीके हाँ, से। हाँ, एक तरह लेकिन से, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का जो एक ब्लॉक होगा हम्म, एमएलएस का, हम्म, वो कितने सीट्स लाते हैं, अगर वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं यूपीए के लिए, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ और मतलब राजनीति में ये भी होता है कि कोई अगर आपके साथ एक चुनाव के आसपास ही अगर आता है आपके साथ जी। अलायंस में, तो जी, उसके बिफरने के भी के खतरे बने रहते हैं हमेशा। जैसा कि आपने कहा नीतीश कुमार इतना बड़ा टर्न लेकर वापस आ गए, तो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की तो अभी रिसेंटली यारी टूटी है इनसे। हम्म, तो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को अगर हम साइड कर दें, तो कांग्रेस और एआईयूडीएफ को अपने आप से एक ऐसा आंकड़ा लाना होगा कि कि उनकी जो डिपेंडेंस, बोडोलैंड के जी, बिखरने के बाद भी वो बने जी, रहे। इनकी डिपेंडेंस उन पे कम हो। और जो सबसे बड़ा मुद्दा जहां पर ये चुनाव बनेगा या टूटेगा यूपीए के लिए, वो अपर असम होगा और नॉर्थ असम। नॉर्थ असम पिछली बार भाजपा ने स्वीप किया था, हम्म, और अपर असम भी कुछ इलाकों को जो छोड़ दे, हमने जो दिखाए थे गौरव गोगोई वाले इलाके जो दिखाए थे, हम्म, उन इलाकों को अगर छोड़ दे तो वो भी इन्होंने स्वीप किया था। जो चुनाव
कांग्रेस के लिए बनेगा या टूटेगा वो अपर और नॉर्थ असम में बनेगा या टूटेगा। हम्म क्योंकि डेमोग्राफी डिक्टेट्स कि क्या होगा बराक वैली में और लोअर असम में काफी हद तक। हम्म लेकिन जो एक्चुअल असमीज प्राइड है, क्योंकि कांग्रेस ने अजमल जी के साथ जाकर शायद असमीज एथनिक प्राइड को कहीं शायद चैलेंज किया है या उनको अपसेट किया होगा। और साथ ही साथ एक माइनॉरिटी लीडर के साथ जाके, क्योंकि जिस तरह का बीजेपी कैंपेन चलाती है, हम्म पहले के चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा होगा, लेकिन हम्म आज के चुनाव में ये मुद्दा है। तो साथ ही साथ आपने एक माइनॉरिटी लीडर के साथ टाई अप करके शायद मेजोरिटी को भी अपसेट कर दिया होगा। तो कितना कांग्रेस उसे कंट्रोल कर पाती है अपर असम मतलब और नॉर्थ असम। माइनॉरिटी को करके मेजॉरिटी को अपसेट किया होगा, ये कहने के बजाय ये कहना ज्यादा सही है कि आपने शायद भाजपा समर्थकों को ज्यादा बोलने का मौका दिया होगा। जी, वही 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 मैं बोल रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा कैवियट यही है कि भाजपा का जो एक कैंपेन है, क्योंकि वो इतना उस चीज पर केंद्रित है, तो वो उनको एक मुद्दा मिल जाता है। और ये बात हो भी रही है कि वो बार बार अजमल का ही चेहरा सामने ला रहे हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो एक और इसमें चीज थी, सीएए के बारे में अगर आप बात करें, तो जी। असम में सीएए को लेकर इतनी कोई खास खुशी नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एनआरसी को लेकर वो खुश थे, उसकी इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन सीए को लेके वो खुश नहीं थे। उनका मानना ये था कि देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बंगाली हिंदू वोटर्स पे बहुत रिलाई करती है असम में। हम्म तो अगर सीए आ जाएगा तो जो बंगाली हिंदूज हैं उनको तो कम से कम एक्सेप्ट कर ही लिया जाएगा। तो अब बंगाली हिंदू हो या मुसलमान हो, जो आसामीज अस्मिता का जो एक एडवोकेट है, उसके लिए वो दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लमैटिक है। हम्म तो नॉर्थ अभी अपर असम में आप देखें तो वहां पर डेवलपमेंट के मुद्दे, टी गार्डन वालों के मुद्दे, वेजेस, इस पर लेकर भाजपा ज्यादा फोकस कर, जितना मैंने पढ़ा है ज्यादा फोकस कर रही, क्योंकि हम्म उनको पता है कि जो आइडेंटिटी वाला इशू है ये बैकफायर भी कर सकता है। अभी देखिए, दोनों पार्टी ट्रिकी सिचुएशन में है, क्योंकि भाजपा सीए की वजह से ट्रिकी सिचुएशन में है वहां पे, हम्म और कांग्रेस जो है वो इस वजह से ट्रिकी सिचुएशन में है क्योंकि उन्होंने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस कर लिया है। हम्म तो इस वजह से अब अपर असम का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, ये बहुत जरूरी हो जाता और मुझे लगता है कि चुनाव जो होते हैं, चुनाव में इस तरह के इक्वेशंस बनते रहते हैं। है। जी। आपके इक्वेशंस टूटते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, उन चीजों पे डिसाइड होता है। और जिस समय सीए का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय मैं एक बार बहुत पहले असम गया था रिपोर्टिंग पर, और एनआरसी पे रिपोर्टिंग करने गया था, मुझे याद है। तो उस समय का मुद्दा ही यही था, मतलब लोगों को लगता था जो एनआरसी से अफेक्ट हो सकते हैं, जिनका उस रजिस्टर में नाम नहीं आता था, जो डी वोटर की लिस्ट में डाल दिए जाते थे, तो उनको सबसे ज्यादा चिंता थी। लेकिन रेस्ट ऑफ असमिया पॉपुलेशन को, जो इससे अनअफेक्टेड थे, उनको बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं थी, वो इसको कोई मुद्दा ही नहीं मानते थे वो वो। इनफैक्ट सिद्धांत जी वो खुश थे इस बात से, क्योंकि उनको था कि हमारी जो एक कल्चरल इंटेग्रिटी है वो एनआरसी की वजह से बनी रह सकती है। कि एनआरसी में अगर नाम नहीं आएगा तो इनको एक तरीके से इलीगल माइग्रेंट बना दिया जाएगा, या इनके जो राइट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। तो हम्म वो उनके लिए एक, बट सीएए एक अलग चीज है फिर उसके हम्म ऊपर, हम्म जैसे कि मैंने समझाया। जी जी जी। जी। तो आखिरी सवाल छोटा सा और चलते चलते, क्या लगता है कि चुनाव के नतीजों को और आपके इस पूरे डेटा चर्निंग को, जो मतलब जाहिर सी बात है, जो सामान्य परिस्थितियां हैं उसमें, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें कोई भी डेटा, कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी गणित सही नहीं बैठता है। मतलब हम लोग फील्ड से होके आते हैं, तो हम लोग का प्रेडिक्शन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो वो अलग बात होती है। आपको क्या लगता है चलते चलते कि कौन सी परिस्थितियां चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं? जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम्म ये डिपेंड करेगा दो तीन चीजों पे, कि एआईयूडीएफ और कांग्रेस कितना अच्छे तरीके से लोअर असम को स्वीप कर पाती है, हम्म बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का परफॉर्मेंस, उनकी रिलायबिलिटी, हम्म कितने अच्छे से कांग्रेस काउंटर पोलराइजेशन को अवॉइड कर सकती है, जो उनके खिलाफ बीजेपी करने की पूरी कोशिश करेगी, हम्म और अपर असम और नॉर्दर्न असम। हम्म तो जितना भी आप दमखम देख रहे हैं अभी कांग्रेस जो अपर असम में लगा रही है, उसका एक कारण है। हम्म ये तीन चार मुद्दे शायद डिसाइड करेंगे कि असम का चुनाव कहां जाता है। पर इंटरेस्टिंग है बहुत सिद्धांत जी, ये वो चुनाव अब नहीं है कि जहां केक वॉक है या इजी है।
हो सकता है रिजल्ट्स हम सबको चौंका दे, पर जितना मेरा असेसमेंट अभी कह रहा है आंकड़े देखकर और जो केमिस्ट्री बन रही है वो देखकर, कि ये चुनाव अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। मतलब शायद ये एक चुनाव होगा जो वोटिंग डे के दिन, काउंटिंग डे के दिन आपको परेशान करेगा। हम्म। हो सकता है वो ऐसा। तो शायद और भी चुनाव, केरल के चुनाव भी देखते हैं हम, बहुत क्लोज रहते हैं यूजुअली। हम्म। तमिलनाडु और बंगाल में यूजुअली स्वीप्स होती हैं। हम्म। पर असम में लग रहा है कि काफी काफी अच्छा रहेगा मामला। हम्म। अब गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है ये वीडियो देखकर 2 मई को मैं खुद अपने आप से छुप जाऊं, लेकिन तो ये थी कार्तिकेय के साथ हमारी बातचीत असम को लेकर। दूसरे राज्यों को लेकर भी हो सकता है आने वाले दिनों में हम कोई ना कोई वीडियो इस तरह का लेकर आए जिसमें डेटा होगा, बहुत सारे लोकल फैक्टर्स होंगे, पार्टियां होंगी, पार्टियों के बारे में जानकारियां होंगी, बहुत सारे लोगों को, जैसे तमिलनाडु में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, वहां पे अलायंसेस क्या है, लोकल फैक्टर्स क्या है, बहुत सारे लोग अनभिज्ञ रहते हैं। तो इन चीजों को हम देखेंगे, समझेंगे। मेरे न्यूज रूम में किसी का फोन बज रहा है जिसको ऑफ हो जाना चाहिए था। अब तक आप ललन टॉप देख रहे थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।